दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में। और मैं अशोक मीना आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये पर्टिकुलरली नीट स्टूडेंट्स के लिए और वो बच्चे जो 11th-12th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए। ये जो चैनल है एक्सक्लूसिवली नीट एस्पिरेंट प्लस 11th-12th के जो बायोलॉजी स्टूडेंट हैं उनके लिए है। हम इस चैनल पे अभी फिलहाल 11th क्लास की बायोलॉजी कर रहे हैं, 11th क्लास की बायोलॉजी नीट लेवल पे। ठीक है, तो हमारा टारगेट है नीट 2024। उससे पहले हमें 11th और 12th की पूरी बायोलॉजी जो है, जो पूरा सिलेबस है नीट का, वो अच्छे से करना है नीट लेवल पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं बायोलॉजी में मैक्सिमम मार्क्स यहाँ से ले पाएँ। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि जो बच्चे नए हैं जिनको पता नहीं है उनको मैं बता दूं कि इस चैनल पे जो वीडियो आप देखते हैं उसको नेक्स्ट डे जब मैं वीडियो अपलोड करता हूं उससे पहले आपको उसे अच्छे से लर्न कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, तभी आपका अगले दिन वीडियो देखने का मतलब समझ में आता है, नहीं तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बहुत सारा सिलेबस है, अभी तो हम सेकंड चैप्टर पे ही हैं, बहुत सारे चैप्टर अभी हमें करने हैं। ठीक है, तो बर्डन ना बनने दें, रोज थोड़ा थोड़ा करें, कंसिस्टेंट रहें और इंप्रूवमेंट करते रहें। डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। ठीक है, अगर आप इसी पेस के साथ मेरे साथ बने रहते हैं तो पहले भी मैं कह चुका हूं, नवंबर तक आते आते ठीक है आपको पूरा कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि यस, ये सब्जेक्ट जो है मेरी ग्रिप में है और बायोलॉजी सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी चीज़ अच्छी लगे ताकि मुझे पता पड़े। ठीक है, देखो कई बार बच्चों को अच्छा लगता है या बुरा लगता है लेकिन वो कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट जरूर करें बच्चों, मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ और उसके हिसाब से अगर कुछ कमी है तो उसको इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट होता जाएगा विद कंसिस्टेंसी, ताकि हम सफल हो पाए। ठीक है, क्लियर है बात। इसके बाद इसके अलावा अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके मेरा नंबर ले सकता है और वहां पे वो डाउट मुझसे व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकता है। ठीक है, अगर आपको बायोलॉजी के नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको नोट्स चाहिए मेरे हैंड रिटन, तो आप बायोलॉजी बूस्टर ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, या डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके भी नोट्स ले सकते हैं। उसका एक नॉमिनल प्राइस है बस। ठीक है, क्लियर है बात। इसके अलावा जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, जो भी बच्चे 11th और 12th क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके लिए ये हैंडबुक है। ये हैंडबुक बहुत बेस्ट है, मैंने पढ़ी है। तो जिन भी बच्चों को ये हैंडबुक परचेस करनी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे अमेजोन पे जाके इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात। अच्छा, इसके बाद हम टॉपिक क्या पढ़ रहे थे बच्चों? ठीक है, हम टॉपिक क्या पढ़ रहे थे? हमारा जो टॉपिक चल रहा था पर्टिकुलरली वो सेकंड चैप्टर हम लोग कर रहे हैं 11th क्लास बायोलॉजी का, और उसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि इस पूरे चैप्टर को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट जो है वो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो कि हम कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट मोनेरा है, जो अभी चल रहा है। थर्ड पार्ट प्रोटिस्टा है। फोर्थ पार्ट जो है वो फंगी है। और फिफ्थ और लास्ट पार्ट जो है वो वायरस, वायरॉन और लाइकन्स है। वायरस, वायरॉइड और लाइकन्स। ठीक है, इसके अलावा जो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम है उसका सेपरेट एक चैप्टर गिवन है आपका, इसलिए उसको यहां ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। थोड़ा एलिमेंट्री लेवल पे मैं जरूर बताऊंगा लेकिन उसको डिटेल में यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मेरी बच्ची शैतान हो गई है बेटा। इधर 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें पूरा चैप्टर है, और 5 पॉइंट्स में से सेकंड पॉइंट पे अपन चल रहे हैं जिसका नाम है मोनेरा। मोनेरा में बेसिकली बैक्टीरिया आते हैं, इसको जल्दी से मैं रिपीट कर देता हूं एक बार। मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया आते हैं और यू बैक्टीरिया आते हैं। आर्की बैक्टीरिया खतरनाक किस्म के बैक्टीरिया हैं जो हार्श कंडीशन में भी पाए जाते हैं, हाई टेम्परेचर पे, बहुत लो टेम्परेचर पे, बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशन में भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, आर्की बैक्टीरिया। इसको डिटेल में मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, सेकंड जो टाइप के बैक्टीरिया हैं वो यू बैक्टीरिया हैं। यू बैक्टीरिया को यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे, और यू बैक्टीरिया मैंने आपको बताया था कि यू बैक्टीरिया में डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट था आपका स्ट्रक्चर, सबसे पहला पॉइंट था आपका जो बैक्टीरिया है उसका शेप क्या है, शेप ऑफ बैक्टीरिया। उसके बाद सेकंड पॉइंट था स्ट्रक्चर ऑफ शेप ऑफ फ्लैजिला। ठीक है, या टाइप ऑफ फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के बैक्टीरिया में फ्लैजिला पाए जाते हैं। तीसरा जो पॉइंट था वो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया।
चौथा पॉइंट है रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, पांचवा पॉइंट है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया एंड सिक्स पॉइंट इज रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो ये सारी चीजें हम अपन को यू बैक्टीरिया केस में पढ़नी पड़ेगी। पिछले क्लास में हमने टाइप ऑफ फ्लैजिला कर लिया था, अब यहां से हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है इसे समझते हैं। इसके लिए एक स्ट्रक्चर में बनाऊंगा। ठीक है, देखो पॉइंट है अपना स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, देखो बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं, अपन को दिखते तो है नहीं, लेकिन इनमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है, मैं आर्की बैक्टीरिया नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, आर्की बैक्टीरिया हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद यहां पे मैं किसका स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं, यू बैक्टीरिया का। ठीक है, तो ध्यान से समझिए और मेरे साथ साथ भी आप बना सकते हैं। ठीक है, देखो ये एक बैक्टीरिया है, मान लो ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात बताओ, क्या बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन होती है? क्या बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन होती है? सेल मेम्ब्रेन, कई बच्चे कहेंगे नहीं होती, होती है। सेल मेम्ब्रेन तो होती है भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, प्रोकैरियोटिक है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन तो होगी उसमें, तो सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें। ठीक है, तो ये क्या है बैक्टीरिया की, ये बैक्टीरिया की है सेल मेम्ब्रेन। दिस इज व्हाट, दिस इज सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये जो पार्ट है आपका ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद बैक्टीरिया में दूसरी बात, बैक्टीरिया में क्या सेल वॉल होती है? क्या बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है? बिल्कुल होती है। ये मैं सेल वॉल बना देता हूं बैक्टीरिया की। ये क्या है, बैक्टीरिया की सेल वॉल है। ठीक है, तो ये है बैक्टीरिया की सेल वॉल। तो बैक्टीरिया में क्या होती है, सेल वॉल भी होती है। ठीक है, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है सेल वॉल। ठीक है, अच्छा तीसरी बात, एक और लेयर भी बैक्टीरिया में पाई जाती है। सबसे पहले इसका कवर समझ लेते हैं अपन। ठीक है, इसका कवर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तभी ये इतने लंबे टाइम तक जिंदा रह पाते हैं, करोड़ों सालों तक जिंदा रहते हैं ये। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा क्या होता है, इनका जो वॉल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, अच्छा बाहर वाली जो लेयर है इसकी, ठीक है, ये है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन पहले, फिर सेल वॉल, और ये बाहर की जो लेयर है इसका नाम है ग्लाइको कैलिक्स। ग्लाइको कैलिक्स है ये। ठीक है, तो तीन लेयर है इसकी, कौन कौन सी? सबसे पहले अंदर वाली जो लेयर है वो है सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद जो लेयर है वो सेल वॉल है, बाहर जो है ग्लाइकोकैलिक्स है। ठीक है, अब ग्लाइकोकैलिक्स दो टाइप के होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स जो है दो टाइप के होते हैं। ठीक है, देखो यहां पे एक लाइन खींचते हैं, पहले तो अच्छे से लाइन खींचते हैं सुंदर से। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स ये दो टाइप का होता है। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया में टफ ग्लाइकोकैलिक्स होता है, कुछ बैक्टीरिया में टफ ग्लाइकोकैलिक्स होता है, बहुत हार्ड होता है। ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया में लूज या सॉफ्ट ग्लाइकोकैलिक्स होता है। ठीक है, जिन बैक्टीरिया में टफ ग्लाइकोकैलिक्स होता है उसे हम कहते हैं कैप्सूल। वहां पे ग्लाइकोकैलिक्स को क्या कह देते हैं अपन, कैप्सूल कह देते हैं। ठीक है, जिनमें लूज ग्लाइकोकैलिक्स होता है उसे हम कहते हैं स्लीमी लेयर। स्लीमी लेयर भी उसे कह देते हैं। ठीक है ये ग्लाइकोकैलिक्स ही, लेकिन ग्लाइकोकैलिक्स अगर किसी बैक्टीरिया में टफ है तो उसको आप कैप्सूल भी बोल सकते हैं कि ये बैक्टीरिया की कैप्सूल है, और इसके वजह से काफी लंबे टाइम तक ये सर्वाइव कर पाते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया की जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो लूज भी हो सकती है, किसी बैक्टीरिया में थोड़ी सॉफ्ट हो सकती है, तो उस केस में उसको कहेंगे स्लाइमी लेयर। ठीक है, क्लियर ये बात, समझ में आई ये चीज? ठीक है, तीन लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर है सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर है सेल वॉल, उसके बाहर है ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, इन तीन लेयर को, ये जो तीन लेयर हैं, इन तीनों लेयर को संयुक्त रूप से एनवेलप कह दिया जाता है। एनवेलप, इन तीनों लेयर को संयुक्त रूप से क्या कह देते हैं, एनवेलप। इन तीनों लेयर को संयुक्त रूप से एनवेलप कह देते हैं। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, वेरी गुड। अब देखो बैक्टीरिया है, एक जीव, एक प्राणी है ये भी। ठीक है, भले सिंगल सेलुलर लेकिन है तो प्राणी। ठीक है, तो इसमें क्या
क्या इसमें जेनेटिक मटेरियल होगा? जेनेटिक मटेरियल मींस डीएनए या आरएनए, ठीक है, जिससे पूरा सेल चलेगा, जो कंट्रोलिंग सेंटर है सेल का, ठीक है। तो क्या इसमें जेनेटिक मटेरियल होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। तो इसमें क्या पाया जाता है बच्चों? इस तरीके से इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। ये इसका क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। ये इसका क्या बनाया मैंने? जेनेटिक मटेरियल है ये, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या? क्रोमोसोम। अरे भाई, क्रोमोसोम ही तो जेनेटिक मटेरियल होता है, और क्रोमोसोम का एक पार्ट डीएनए कहलाता है और डीएनए का एक पार्ट जीन कहलाता है। इतना बेसिक तो पता है ना? नहीं पता तो कोई बात नहीं, फिर बताता हूं, ठीक है। देखो, हमारा जो सेल होता है ना, सेल, ये सेल है, मान लो, समझने के लिए बता रहा हूं मैं सिर्फ। ये सेल है, इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो भी कंटेंट होता है उसको अपन क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, ठीक है। इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ह्यूमंस में, लेकिन अलग अलग होता है, इसमें ऐसा होता है, ठीक है। इसका जो एक पार्ट होता है, इसका एक पार्ट होता है, उस वो कहलाता है डीएनए। और डीएनए का एक पार्ट होता है जो किसी चीज को कोड करता है, वो कहलाता है जीन। ये मैंने आपको बेसिक बताया। जिन बच्चों को नहीं पता है, जिन बच्चों को पता है, जो ड्रॉपर हैं या एडवांस लेवल के बच्चे हैं, उनको ये ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। तो सेल का सेंटर पार्ट जो होता है, उसमें उसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, जो पूरे सेल को चलाता है, कंट्रोलिंग यूनिट है पूरे सेल का। उसमें क्या पाया जाता है? किससे बना होता है? क्रोमोसोम से, ठीक है। और क्रोमोसोम का एक पार्ट कहलाता है क्या? डीएनए। और डीएनए पे कुछ पार्ट रहते हैं जो किसी चीज को कोड करते हैं। पूरा डीएनए किसी चीज को कोड नहीं करता, तो डीएनए के कुछ पार्ट्स होते हैं जो किसी चीज को कोड करते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। समझ में आई ये बात? ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे ये एक सेल है, बैक्टीरिया एक जीवित प्राणी है, ठीक है। और ये जीवित है तो इसके पास क्रोमोसोम तो होगा भैया, जिंदा रहने के लिए, नहीं तो इस सेल को संभालेगा कौन, ठीक है। तो इसको संभालने के लिए क्या होता है? इसके पास क्रोमोसोम होता है, ठीक है। क्लियर है बात? अब ये जो क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है, इस क्रोमोसोम को ये इसका मेन क्रोमोसोम है, ठीक है। ये क्या है? इसका मेन क्रोमोसोम है, ठीक है, जिससे ये इसको कंट्रोल किया जाता है। और डीएनए में मेनली जो क्रोमोसोम होता है, वो डीएनए का क्रोमोसोम, मतलब डीएनए में क्या, ये सॉरी, बैक्टीरिया में क्या होता है? बैक्टीरिया में डीएनए होता है। बैक्टीरिया में जो सेंट्रल यूनिट होती है, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया का, वो डीएनए होता है, आरएनए नहीं होता। आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस का, ठीक है। देखो, इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, एनिमल हो, प्लांट हो, व्हेल मछली हो, घोड़ा हो, कुछ भी हो, ठीक है, बैक्टीरिया भी हो, सबका जेनेटिक मटेरियल केवल और केवल डीएनए ही होता है। इस बात को ध्यान से समझना आप, ठीक है। लेकिन केवल वायरस ऐसे प्राणी हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है और डीएनए भी हो सकता है, ठीक है। कई बच्चे कहते हैं कि जेनेटिक मटेरियल वायरस का सिर्फ आरएनए होता है। नहीं, कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए दोनों हो सकता है, लेकिन इसके अलावा जितने भी प्राणी हैं इस दुनिया में लिविंग हैं, उन सबका जेनेटिक मटेरियल केवल डीएनए ही होगा, ठीक है। क्लियर है बात? तो ये मैंने क्रोमोसोमल डीएनए बनाया है, ठीक है। इसके बाद कुछ और भी चीजें होती हैं इसमें, ठीक है। जैसे इस तरीके से इसमें क्या होता है? इस तरीके से इसमें बॉडी होती है, मीजोजोमल बॉडी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं अपन? मीजोजोम। मीजोजोम, ठीक है। अब ये मीजोजोम क्या फंक्शन करता है, अभी सारी बातें बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और क्या चीजें रहती हैं इसमें? और भी कई सारी चीजें रहती हैं इसमें, ठीक है। जैसे कि इसमें इस तरीके से इसमें क्या है? राइबोसोम है, ठीक है। राइबोसोम है ये इसका राइबोसोम है, ठीक है। और राइबोसोम क्या बना रहा है? यहाँ पे रेप्लिकेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये जो पूरी यूनिट होती है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? पॉलीजोम। पॉलीजोम, ठीक है। और ये क्या है बेचारा? अकेला राइबोसोम। अब राइबोसोम है तो इसमें आरएनए भी होगा, ठीक है। तो ये मान लो इसमें क्या है? आरएनए है, इसमें आरएनए है, ठीक है, क्योंकि राइबोसोम में फंसे होते हैं ना आरएनए। देखो, आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल नहीं है इसमें, आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आरएनए प्रेजेंट तो होगा, क्योंकि देखो ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए आप डीएनए जो रहता है भाई, डीएनए है, ठीक है। तो डीएनए क्या बनाता है ट्रांसक्रिप्शन में? डीएनए आरएनए बनाता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो ये जो डीएनए ये आरएनए बनाएगा ना, ठीक है, तो आरएनए होगा इसमें, लेकिन आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा, जेनेटिक मटेरियल इसका डीएनए ही होगा।
समझ पाए होंगे इस बात को आप, ठीक है। अब देखो आरएनए जो है, अब इसको पॉलीसोम कहा है, ठीक है। तो इसमें जो जीन रहते हैं वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक रहते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन, ठीक है। इसमें किस टाइप के जीन रहते हैं? पॉलीसिस्ट्रॉनिक टाइप के जीन इसमें पाए जाते हैं। समझ में आई ये बात, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम है, इस तरीके से है, ठीक है। अब ये क्या करता है, क्रोमोसोम जो है ना, क्रोमोसोम को और बढ़ना है भाई, ये क्रोमोसोम खत्म हो जाए, इस क्रोमोसोम से क्या बना, आरएनए बना, और आरएनए से प्रोटीन बना, तो ये क्रोमोसोम खत्म हो गया, तो और भी तो क्रोमोसोम बनना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस तो चलते रहना है, ठीक है। तो ये और क्रोमोसोम बनता है, ठीक है, ये क्रोमोसोम जो है और बनता है इस तरीके से, ठीक है। क्लियर है बात। और क्रोमोसोम का बार बार बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन, ठीक है। और रेप्लिकेशन में हेल्प कौन करता है? रेप्लिकेशन में हेल्प करता है आपका ये यूनिट जिसको आप मीजोसोम कहते हैं, ठीक है। तो मीजोसोम क्या कर रहा है बच्चों? मीजोसोम क्रोमोसोम के रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, एक फंक्शन ये है इसका। मीजोसोम जो है इसके अलावा रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, इसीलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा है। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, ठीक है। क्लियर है बात। लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस और रेस्पिरेशन मेनली जो फंक्शन है, वो कौन करता है? मीजोसोम करता है। तो मीजोसोम हमारा जो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके जैसा फंक्शन करता है कुछ कुछ मीजोसोम बैक्टीरिया में, ठीक है। क्लियर है बात। और क्या करता है ये मीजोसोम? एक तो डीएनए रेप्लिकेशन करवाता है, जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा ये रेस्पिरेशन करवाता है, बैक्टीरियल रेस्पिरेशन। इसके अलावा ये सेल वॉल फॉर्मेशन भी करवाता है। देखो इस सेल वॉल जो है डिग्रेड हो सकती है टाइम के साथ, तो इस सेल वॉल को बनाते रहना है बार बार। तो इस सेल वॉल को बनाते कौन रहता है? मीजोसोम। मीजोसोम सेल वॉल को बार बार बनाते रहेगा, जिससे सेल वॉल बनी रहेगी, ठीक है। तो मीजोसोम के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मैं लिख देता हूं, ठीक है। देखो यहां पे समझो इसे, फंक्शन ऑफ मीजोसोम, या मैं ऐसे लिखता हूं मीजोसोम फंक्शन, ठीक है। तो मीजोसोम के फंक्शन कितने हैं बच्चों? 3 है। पहला फंक्शन क्या है? सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल को फॉर्मेशन। दूसरा क्या है? दूसरा फंक्शन क्या है इसका बताओ? क्रोमोसोम रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम या डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। और तीसरा फंक्शन क्या है इसका बताओ? सेल वॉल फॉर्मेशन, क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन और सेल रेस्पिरेशन। सेल रेस्पिरेशन या बैक्टीरियल रेस्पिरेशन भी इसको बोल सकते हैं। तो ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ये क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, और ये सेल रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो 3 फंक्शन आपके मीजोसोम के तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहां पे इस तरीके से कुछ बॉडी पाई जाती है, यहां पे ऐसे कुछ बॉडी पाई जाती है, ठीक है। और ये जो बॉडी है ये है आपके इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। अब ये क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा, इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। इसके अलावा इंक्लूजन बॉडी के अलावा इसमें इंक्लूजन बॉडी तो है, इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी होते हैं, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर भी होते हैं। देखो कुछ बैक्टीरिया जो है फोटोसिंथेसिस भी तो करते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इनके अंदर ये फोटोसिंथेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसको कहते हैं क्रोमेटोफोर। क्या कहते हैं इसको? क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर, ठीक है। ये जो रीजन है इसको तो अपन क्रोमोसोम कह रहे हैं, लेकिन ये जो रीजन है जिसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इस पूरे एरिया को अपन कहते हैं क्या? क्या कहते हैं बताओ? न्यूक्लियोइड, 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 या इसे कहते हैं जीनोफोर, जीनोफोर, ठीक है। तो 2 नाम है इसके, या तो न्यूक्लियोइड कह दो या जीनोफोर कह दो, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको मैं बताता हूं एक बार आपको दोबारा से, ठीक है। देखो क्या है बच्चों, 3 तो लेयर हैं इसमें। सबसे पहला इनसाइड की जो लेयर है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सेल वॉल है, और उसके बाद है ग्लाइकोकैलेक्स। ये किससे बनी हुई, अभी इस पे नहीं जाना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ग्लाइकोकैलेक्स जो है
वो टफ होती है अगर तो उसे कैप्सूल कह देते हैं, और लूज होती है तो स्लाइम लेयर बोल देते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? ये फॉस्फोलिपिड से, वैसे पता ही है आपको, ठीक है। और सेल वॉल किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन से, ठीक है। तो ये भी याद रख लो, बैक्टीरिया की सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? ये फॉस्फोलिपिड से। और सेल वॉल किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन से। और ग्लाइकोकैलेक्स से तीसरा। ये तीनों को संयुक्त रूप से इस मोटी लेयर को कह देते हैं एनवेलप, ठीक है। क्लियर है बात? अब इसमें क्रोमोसोम होता है, डीएनए होता है, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, ये इसका मेन है, क्योंकि इसी यही कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को, ठीक है, इसकी पूरी बॉडी को, ठीक है। अब ये जो रीजन है जहां पे प्रेजेंट है, इस पूरे रीजन को हम कह देते हैं न्यूक्लियोइड या जीनोफोर, ठीक है। क्लियर है बात? इसके अलावा इसमें एक स्ट्रक्चर होता है जो है मीजोजोम, और ये मीजोजोम बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसके साथ बंध के, इस तरीके से इसके साथ बंध के, ये इसका जो डीएनए या क्रोमोसोम है वो रेप्लिकेट होता है और बढ़ता है, मतलब, ठीक है। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन में इंपॉर्टेंट है मीजोजोम। इसके अलावा ये जैसे हमारे सेल के अंदर बैक्टीरिया, ये हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, वैसे सेलुलर रेस्पिरेशन में कौन हेल्प करता है? मीजोजोम, बैक्टीरिया को, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते, ठीक है। तीसरी बात, इसमें राइबोसोम होते हैं। बैक्टीरिया में देखो, बैक्टीरिया में जो कवर्ड एनवेलप है ना, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, these all cell organelles are absent in bacteria because they are prokaryotic cell। ये prokaryotic cell होते हैं, इसलिए ये सारी चीजें जो membrane bound organelles है वो absent होते हैं। लेकिन इसमें राइबोसोम होता है, क्योंकि राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, ये आरएनए का बना हुआ पूरा स्ट्रक्चर है, इसलिए राइबोसोम होता है। और कौन सा राइबोसोम होता है ये याद रखिएगा, इसमें 70S राइबोसोम होता है बैक्टीरिया में। कौन सा राइबोसोम होता है? 70S। और यूकैरियोटिक यानी कि हमारे अंदर कौन सा राइबोसोम होता है? 80S। अब 70S 2 यूनिट से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन सा? 50S और 30S। अब इसमें इसको ऐड मत कर देना कि 50 और 30 तो 80 होता है, तो 80S क्यों नहीं हुआ? ये स्वीडबर्ग यूनिट है, ठीक है। यानी कि स्वीडबर्ग यूनिट को जब निकाला जाता है तो 70S ही आता है, किसका? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका जो राइबोसोम होता है वो 70S का होता है, और हमारा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनके सेल के अंदर जो राइबोसोम होता है वो 80S का होता है, ठीक है। क्लियर है बात? अच्छा, इसके बाद इसमें इस तरीके से क्या होता है, राइबोसोम के बीच में प्रोटीन आके फंसेगा, आरएनए आके फंसेगा। देखो, एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं सेंट्रल डॉगमा, ठीक है। डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए, एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। ये हर ऑर्गेनिज्म में प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो इसमें भी चलेगा। तो ये डीएनए क्या होगा? डीएनए एमआरएनए बनाएगा, और एमआरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो ये डीएनए क्या बनेगा? एमआरएनए मतलब आरएनए, ठीक है। तो ये आरएनए जो रहता है इसमें प्रेजेंट रहता है, और ये आरएनए घूमता फिरता जाके इस राइबोसोम के बीच में फंस जाता है, और यहां आरएनए से फिर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ये प्रोसेस है। अब ये जो आरएनए, ये पूरा जो यूनिट है, इसको अपन क्या कहते हैं? पोलिसोम। और इसमें कौन से जीन होते हैं? पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन होते हैं इसके अंदर, ठीक है। क्लियर है बात? ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर ग्रीन सा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं क्रोमेटोफोर। क्योंकि बैक्टीरिया, नॉट ऑल बैक्टीरिया, सभी बैक्टीरिया नहीं, बट कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस वो तभी कर पाएगा जब उसके पास क्लोरोप्लास्ट रहेगा। तो ये क्रोमेटोफोर जो है, इसके अंदर ये जो ग्रीन दिख रहा है आपको, ये क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, ठीक है। क्लियर ही बात? अच्छा, इसके अलावा इंक्लूजन बॉडी यहां पे बताया। इंक्लूजन बॉडी में 2 चीजें होती हैं, एक तो फॉस्फेट ग्रैन्यूल होता है, फॉस्फेट ग्रैन्यूल प्लस साइनोफाइसिन स्टार्च होता है इसमें, ठीक है। एक तो फॉस्फेट ग्रैन्यूल होता है और एक साइनोफाइसिन स्टार्च होता है इसमें, ठीक है। तो स्टार्च यानी कि स्टोर्ड फूड होता है इसके अंदर, स्टोर्ड फूड होता है इसके अंदर स्टार्च के फॉर्म में, और इसके अंदर क्या होता है? इंक्लूजन बॉडी के अंदर फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो 2 चीजें आपको याद रखनी है कि इंक्लूजन बॉडी जो पाया जाता है बैक्टीरियल सेल में, उसमें 2 चीजें पाई जाती हैं। क्या क्या पाया जाता है? एक तो फॉस्फेट ग्रैन्यूल पाया जाता है और एक साइनोफाइसिन स्टार्च पाया जाता है। समझ में आई ये बात?
और क्या रहा इसमें? और कुछ भी नहीं रहा इसमें, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। अभी भी अगर किसी बच्चों को समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को पॉज करें, स्टार्टिंग से दोबारा देखें। ये स्ट्रक्चर समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर है ये बात? चलिए इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर आप समझ चुके हैं। अब फोर्थ पॉइंट पे हम मूव करते हैं। फोर्थ पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो है बैक्टीरियल न्यूट्रिशन, यानी बैक्टीरिया फूड कैसे खाता है, ठीक है। नहीं, बैक्टीरियल न्यूट्रिशन नहीं, पहले आएगा बैक्टीरियल रेस्पिरेशन, ठीक है। पहले बैक्टीरियल रेस्पिरेशन पढ़ें, ऑक्सीजन नहीं, हाँ बैक्टीरियल रेस्पिरेशन पहले पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले फोर्थ पॉइंट है बैक्टीरियल रेस्पिरेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल न्यूट्रिशन और उसके बाद पढ़ेंगे बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोर्थ, बैक्टीरियल रेस्पिरेशन। कल का लेक्चर मत देखना अगर आज का लेक्चर नहीं पढ़ा तो। आज का लेक्चर अगर नहीं पढ़ा तो डॉक्टर बनने के बिल्कुल लायक नहीं हो आप, ठीक है। देखो कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी निरंतर, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अब इस टॉपिक की बात करें तो बैक्टीरियल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है सबसे पहले बताएं, ठीक है। रेस्पिरेशन मतलब कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना। सिंपल भाषा में बिल्कुल मैं लिखूंगा, ठीक है। इसको तोड़ना, इसको क्या करना, ब्रेक करना, किसी भी तरीके से इसको ब्रेक करना और इससे क्या बनाना, एनर्जी बनाना, ठीक है। यही होता है बैक्टीरिया, यही होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना और उससे एनर्जी बनाना, ठीक है। अब ये किसकी प्रेजेंस में टूटता है बच्चों? ये टूटता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ऑक्सीजन बहुत जरूरी है रेस्पिरेशन के लिए। अगर इसको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो किसी चीज को जलाना, ठीक है। अगर मैं कागज जलाऊं इस रूम में तो यहां पे क्या चीज होनी चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। सपोज अगर हम ऐसी कंडीशन बनाएं कि इस रूम में ऑक्सीजन गायब कर दें, पूरी हटा दें मतलब, ठीक है, और फिर मैं अगर कागज को जलाऊंगा माचिस से तो वो नहीं जलेगा। ऑक्सीजन इज द प्राइम रिक्वायरमेंट ऑफ कंबशन। किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, भले वो बाहर हो या हमारी बॉडी के अंदर हो या बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर हो, ठीक है। क्लियर है बात? तो हमारे अंदर क्या जलता है, हमारे अंदर कागज तो जलेगा नहीं, हमारे अंदर जलता है कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज, ठीक है। और इनके अंदर क्या जलता है, बैक्टीरिया के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज बर्न होगा। किसके प्रेजेंस में बर्न होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तब क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी, और यही प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन आप समझ गए होंगे। अब रेस्पिरेशन किसमें पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया में, बैक्टीरियल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो बैक्टीरियल रेस्पिरेशन यानी कि बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट आया, उस कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाएगा, तब उससे क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी, और उस एनर्जी से बैक्टीरिया जिंदा रहेगा, ठीक है। ये काम यहां पे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है बैक्टीरियल सेल में। इसमें हेल्प करेगा मीजोजोम, ठीक है। हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, लेकिन इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन में बैक्टीरिया में कौन हेल्प करेगा, मीजोजोम, ठीक है। समझ पाए इस बात को आप? ठीक है। अब देखो, ये बिल्कुल सिंपल सी बात थी। अब रेस्पिरेशन जो होता है ना, ठीक है, बैक्टीरियल रेस्पिरेशन जो होता है, इसके अगर अपन टाइप देखें, टाइप ध्यान से समझना इसको, थोड़ा सा भी चूके तो आपको समझ में नहीं आएगा ये, ठीक है। बैक्टीरियल रेस्पिरेशन के दो टाइप हैं। बैक्टीरियल रेस्पिरेशन के कितने टाइप हैं बच्चों, दो, ठीक है। देखो, एक तो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, और दूसरा होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ये दो प्रकार के होते हैं ये, ठीक है। क्लियर ही बात? अच्छा, एरोबिक रेस्पिरेशन फिर दो टाइप का होता है, इसमें फिर दो टाइप हैं। एक तो होता है ऑब्लिगेट रेस्पिरेशन, और एक होता है फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव रेस्पिरेशन। मेरे प्यारे बच्चों,
इसमें भी दो टाइप है एरोबिक रेस्पिरेशन में भी। कौन सा? ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट रेस्पिरेशन, और दूसरा है कौन सा? फैकल्टेटिव रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देखो ये क्या माजरा है, समझो इसे। ठीक है, देखो सबसे पहली बात रेस्पिरेशन समझ में आ गया आपको, बैक्टीरियल रेस्पिरेशन समझ में आ गया। ठीक है, अब रेस्पिरेशन दो टाइप का है, एनारोबिक और एरोबिक। हमें अच्छे से पता है एनारोबिक मतलब ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस। ऐसे लिखूंगा मैं, O2 एब्सेंस। ठीक है, और ये O2 के प्रेजेंस में होगा, O2 प्रेजेंस। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, नाम से क्लियर है एनारोबिक रेस्पिरेशन, और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, O2 के प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया के अंदर दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एनारोबिक और एरोबिक। यानी ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में वो एनारोबिक है, और ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो एरोबिक है। ठीक है, अब एनारोबिक में दो चीजें हैं, ऑब्लिगेट, फैकल्टेटिव, और इसमें भी दो चीजें ऑब्लिगेट, फैकल्टेटिव। ठीक है, ये क्या है बहुत आसान है, इसे समझना, ध्यान से सुनो। ठीक है, देखो ऑब्लिगेट जो होता है ना, ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट का मतलब होता है जबरदस्ती। जबरदस्ती सही टर्म नहीं होगा इसके लिए, इसके लिए सही टर्म होगा मजबूरी, किसी चीज को करना मजबूरी है। ठीक है, और फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव मतलब होता है ऑप्शनल या चॉइस है यहां पे। ठीक है, देखो सबसे पहले इन इंग्लिश वर्ड का मतलब समझें आप। ऑब्लिगेट यानी कि मजबूरी। ठीक है, पढ़ना आपकी मजबूरी है क्योंकि आपका नीट एग्जाम आपको क्लियर करना है। ठीक है, लेकिन खेलना, मान लो 1 घंटा आप खेल भी लेते हो शाम में, तो वो आपकी मजबूरी नहीं है। यानी कोई बच्चा अगर नहीं खेलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई बच्चा खेल रहा है 1 घंटे तो ठीक है, उसकी हेल्थ ठीक रह रही है, लेकिन खेलना आपकी मजबूरी नहीं है कि खेलोगे तभी नीट में सिलेक्शन होगा, तभी डॉक्टर बनोगे, ऐसा नहीं है। तो यहां पे ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है? मजबूरी, मतलब वो करना कंपलसरी है, मुझे वीडियो बनाना ही बनाना है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो ये क्या है? ऑब्लिगेट है। ठीक है, फैकल्टेटिव मतलब ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, ऑप्शन, फैकल्टेटिव मतलब जैसे खेल भी सकते हो आप, अच्छा मूड हुआ तो, नहीं भी खेल सकते, संडे को आप कहीं घूमने जा भी सकते हो और आपका मन नहीं हो तो नहीं जाओ। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस पे है, मतलब ये कैसा है? ऑप्शनल है, मतलब करो तो करो, नहीं करो तो मत करो। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो देखो ये आपको समझ में आ गया था एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब ये ऑब्लिगेट रेस्पिरेशन क्या है? देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में रहना इनकी मजबूरी है। ठीक है, यानी कि ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही पाए जाएंगे, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन करेंगे ये। ठीक है, ठीक है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन नहीं कर पाते, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन नहीं कर पाते और ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन इनके लिए पॉइजन है, अगर ऑक्सीजन वाला एनवायरनमेंट इनको मिलेगा तो ये मर जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन करते ही करते हैं, इनकी मजबूरी है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन करना। समझ पाए इस बात को? फैकल्टेटिव। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव मतलब ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में, O2 के एब्सेंस में रेस्पिरेशन कर लेते हैं। ठीक है, और O2 के एब्सेंस में रेस्पिरेशन करते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको O2 के प्रेजेंस वाला एटमॉस्फेयर दिया जाए तो ये मर जाएंगे, ये उसमें भी रेस्पिरेशन कर लेते हैं ठीक ठाक। ठीक है, क्लियर है बात? समझ पा रहे हो इस बात को? ये O2 के एब्सेंस में तो रेस्पिरेशन करते हैं जो ये भी कर रहे थे, लेकिन ये O2 के प्रेजेंस में मर जाते हैं, कर ही नहीं पाते रेस्पिरेशन।
ये O2 के प्रेजेंस में भी रेस्पिरेशन कर लेते हैं, ठीक ठाक काम चला लेते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ इस पार्ट पे है एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई रेस्पिरेशन होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन है। ऑब्लिगेट मतलब मजबूरी है क्या, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, यानी कि ये O2 के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं, O2 के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करेंगे बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, इनकी मजबूरी है O2 के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करना, लेकिन ये O2 के एब्सेंस में रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये O2 के एब्सेंस में रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे और ये O2 के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे। ये O2 के एब्सेंस में रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे ये। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, इसके बाद फैकल्टेटिव ऑप्शनल है मतलब। ठीक है, यानी कि ये O2 के प्रेजेंस में तो रेस्पिरेशन करते हैं, ये O2 के प्रेजेंस में तो रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन अगर O2 किसी एनवायरमेंट में एब्सेंट है तो भी ये ठीक ठाक रेस्पिरेशन कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? तो इनके पास एक ऑप्शन है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ठीक ठाक रेस्पिरेशन कर लेते हैं। तो दो टाइप है बच्चों, फिर रिपीट करता हूं, बैक्टीरियल रेस्पिरेशन के दो टाइप हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो, एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो। इसमें दो टाइप हैं, ऑब्लिगेट रेस्पिरेशन, फैकल्टेटिव रेस्पिरेशन। ऑब्लिगेट रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करना ही करना है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये रेस्पिरेशन नहीं कर पाते। ठीक है, सॉरी, ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन इनको करना ही करना है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन नहीं कर पाते, ये मर जाते हैं। ठीक है, दूसरा फैकल्टेटिव रेस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में तो रेस्पिरेशन करते ही हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी ठीक ठाक रेस्पिरेशन कर लेते हैं। यहां पे आओ, एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के एब्सेंस में मर जाते हैं, रेस्पिरेशन नहीं कर पाते। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये O2 के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन ये O2 के एब्सेंस में रेस्पिरेशन ठीक ठाक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे बैक्टीरियल रेस्पिरेशन में ये बता रहा हूं मैं आपको कि बैक्टीरिया दो टाइप के हैं। कौन कौन से? एनारोबिक बैक्टीरिया और एरोबिक बैक्टीरिया। और उसके अंदर भी एनारोबिक में ऑब्लिगेट बैक्टीरिया हैं, जो ऑक्सीजन मैंने पूरा बता ही दिया, और ये फैकल्टेटिव बैक्टीरिया भी हैं। ठीक है, इसके अलावा एरोबिक बैक्टीरिया भी हैं और फैकल्टेटिव बैक्टीरिया भी हैं यहाँ पे, किसके अंदर? एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो ये कैटेगरी है बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा डाइवर्स है, अलग अलग प्रकार से रेस्पिरेशन कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ बैक्टीरियल रेस्पिरेशन। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है बैक्टीरियल न्यूट्रिशन और बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।